तो आज हम लोग बात करने वाले थे आपका जो सेक्शन 30 और पुराने में 36 है, कोई विशेष बात कहता नहीं, बड़ा आसान सा सेक्शन है। अन्य सेक्शन तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस सेक्शन में कोई विशेष बात नहीं कही गई। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मानचित्र, चार्ट और रेखांक, इनके कथनों की सुसंगति। कहता है कि विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। एक सीधी बात कह रहा है कि कोई मानचित्र है, कोई चार्ट है, कोई रेखांक, ठीक है। रेखांक जो साइट प्लान बोले जाते हैं, साइट प्लान बनाए जाते हैं। अक्सर इंजीनियर लोग साइट प्लान बनाते हैं। कहीं कोई डैम बनेगा, कहीं कोई चीज बनेगी, उसका पहले साइट प्लान तैयार होता है और साइट प्लान रिकॉर्ड के हिस्से होते हैं। तो कहता कोई मानचित्र, कोई चार्ट, कोई रेखांक जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित है अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए, ये दो जो शर्तें हैं कि लोक विक्रय के लिए साधारणतः वो जो है प्रस्थापित होने चाहिए, मानचित्र, चार्ट और रेखांक। एक सीधी बात, अगर कोई नक्शा ठीक नहीं बना है, अगर शाहजहांपुर का नक्शा आप खरीदने गए और वो नक्शा गलत बना हुआ है तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जो चीज लोक विक्रय के लिए प्रस्थापित है उसकी शुद्धता की अपने में एक गारंटी है, इसीलिए शर्त लगाई है उन्होंने कि लोक विक्रय के लिए जो कुछ साधारणता प्रस्थापित है, ऐसा कोई चार्ट, ऐसा कोई मानचित्र, ऐसा कोई रेखांक जो लोक विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाया गया है। हर मानचित्र और रेखांक नहीं, अगर दो विशेषताएं ये उसमें नहीं मिल रही हैं तो आपका पुराने साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 36 और वर्तमान का सेक्शन 30 ये एप्लीकेशन में आएगा ही नहीं। हमें कानून पढ़ते समय इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कानून का सेक्शन एप्लीकेशन में कब आ रहा है। व्हाट इज द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द लॉ। कंडीशन जो प्रेसिडेंट है उसको सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं है कानून का वह नियम जो उस सेक्शन में बताया गया है एप्लीकेशन में आ ही नहीं सकता। इसलिए कंडीशन इसको सबसे पहले देखना है। और सेक्शन 30 जो वर्तमान साक्ष्य अधिनियम का है वो दो कंडीशन ये रख रहा है, या तो साधारणतः विक्रय के लिए ये प्रस्थापित हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इसके प्राधिकार के अधीन ये वो तैयार किया गया हो, क्या मानचित्र, चार्ट और रेखांक। आगे की बात ही तब शुरू होगी, पहले ये दो बातें ये पूरी हो जाए। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इसके प्राधिकार के अधीन बहुत सारे नक्शे ये तैयार होते हैं। जैसे भारत का नक्शा कौन तैयार करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो भारत का नक्शा ये तैयार करेगा। इसे जानने के लिए कुछ करना नहीं होता, टीवी के समाचार सुनिए, वो कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत का ये नक्शा जारी किया। ये चीन ने भारत के इस हिस्से को अपने में दिखाया जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है।
ठीक है, तो इस प्रकार की बातें आती, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार इसके प्राधिकार के अधीन केवल भारत का नक्शा ये तैयार होता हो ऐसा भी नहीं। हम लोग चकबंदी अधिनियम पढ़ेंगे। चकबंदी में उसका सेक्शन 4 है, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम, उसका सेक्शन 4 कहता है कि राज्य सरकार इंपावर्ड है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश के किसी विशेष भाग को चकबंदी संक्रियाओं के अधीन ले आए। और जब राज्य की सरकार ये किसी ठीक है क्षेत्र को चकबंदी संक्रियाओं के अधीन ले आएगी तो चकबंदी पूर्ण होने पर उस क्षेत्र का एक नक्शा ये जारी किया जाएगा जो किसके द्वारा, चकबंदी अधिकारियों के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो वो किसके प्राधिकार से तैयार हुआ, राज्य सरकार। ऐसे चार्ट, ऐसे रेखांक, ऐसे मानचित्र जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार से तैयार किए गए या लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित है। अगर कोई भी रेखांक, कोई भी मानचित्र, कोई भी चार्ट ये लोक विक्रय के लिए प्रस्थापित ये हुआ है तो उसके सत्य होने की गुंजाइश ये काफी हद तक रहेगी, उसके असत्य होने की गुंजाइश कम रहेगी। इसीलिए ये शर्तें लगाई गई कि लोक विक्रय के लिए वो प्रस्थापित ये होना चाहिए। और ऐसे मानचित्र, चार्ट या रेखांक में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन मिल रहा है, कोई फैक्ट डिस्प्यूट है, कोई रिलीवेंट फैक्ट है, उसका कथन ये उस मानचित्र, चार्ट या रेखांक उससे प्राप्त हो रहा है तो फिर ऐसा मानचित्र, चार्ट या रेखांक स्वयं सुसंगत तथ्य है, क्योंकि मानचित्र, चार्ट या रेखांक ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भाषा में एक तथ्य है, क्योंकि मानचित्र और चार्ट है, रेखांक है, वो होगा तो फिजिकल ऑब्जेक्ट। भाई मानचित्र है तो फिजिकल ऑब्जेक्ट, चार्ट है तो फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट मीनिंग देर भाई आप उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, है तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की भाषा में एक तथ्य है, क्योंकि तथ्य की डेफिनेशन शुरुआत में दी है कि तथ्य क्या है, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, और साथ में जो इलस्ट्रेशन लगाया उस इलस्ट्रेशन से यह तय होता है कि मानसिक दशाएं ये भी तथ्य हैं। तो ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है ये भी है तो तथ्य है जो मानचित्र, चार्ट और रेखांक के रूप में हमारे सामने है। तो इस मानचित्र, चार्ट और रेखांक में चूंकि विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से संबंधित कोई कथन ये मौजूद है। अच्छा, कथन शब्दों के माध्यम से किया जाए जरूरी नहीं, इवन कथन तो बिना बोले भी किया जा सकता है, क्योंकि कथन से अभिप्रेत सिर्फ इतना है कि व्हाट इज योर आइडिया, ठीक है, दैट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर। आपका जो विचार है इसे दूसरे के द्वारा जान लिया जाए, बस इसी को कथन कह रहे हैं। ये शब्दों के माध्यम से ये हो सकता है, ये तो मौन रहकर ये भी किया जा सकता है। आप मौन रहकर करिए कथन। हम लोगों ने देखा था कि धारा 8 वो बता रही थी कि कई बार चुप रहना ये भी बोलने के समतुल्य ये हो सकता है। आचरण के माध्यम से कथन ये किया जा सकता है। सेक्शन 8 बताता है कि एक व्यक्ति की श्रवण गोचरता में, यानी वो जहां तक सुन सकता है उतनी
ठीक है, सीमा में, उसकी उसकी सुनने की सीमा के भीतर यह कहा जाता है कि पुलिस आ रही है और वो वहां से चला जाता है, तो ये स्वीकृति कारक कथन ये माना। जबकि चला जाना शब्द मुंह से तो उसने कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब कथन जरूरी नहीं बोलकर ही किया जाए। तो मानचित्र, चार्ट या रेखांक, इसमें जो कुछ लिखा गया, किसके अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह, इसके माध्यम से, क्योंकि मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों में जो भाषा अपनाई जाती है वो काहे कि अक्षरों की कम, प्रतीक और अंक चिन्ह इसकी ज्यादा अपनाई जाती है। आप जब हम हाई स्कूल में थे, उनसे कम क्लासेस में थे, तब चार्ट भरने के लिए आता था तो पहाड़ चिन्ह से दर्शित होते थे, घर चिन्हों से दर्शित किए जाते हैं। तो अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह, इनके माध्यम से भी कथन किए जा सकते हैं। और आज की डेट पर तो आप मीम बनते देखते हैं कि मीम बन रहे हैं, और मीम में क्या हो रहा है, चित्रों के माध्यम से कथन ये किए जा रहे हैं। तो कथन केवल बोलकर होगा, ये समझना ही ना समझे। तो मानचित्र, चार्ट या रेखांक जो विक्रय के लिए साधारणता प्रस्थापित है, या फिर सरकार के, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो और चाहे राज्यों की सरकार हो, इनके प्राधिकार के अधीन वो तैयार किए गए, तो उनकी शुद्धता की, ठीक है, गारंटी न कहें, लेकिन फिर भी उनके शुद्ध होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये तो है ही है, क्योंकि सरकार के काम में किसी का कोई हित ये तो इन्वॉल्व होता नहीं, और चलो हित भी इन्वॉल्व हो जाए तो सरकार का जो काम कर रहा है वो सरकारी कर्मचारी है। अब वो ये खूब जानता है कि अगर हमने कोई गड़बड़ की ऐसी जो पकड़ में आ गई तो हम सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे। अब अगर वो रिश्वत भी लेगा तो रिश्वत उतनी कभी नहीं हो सकती जितनी सेवा में रहने के, ठीक है, अगर वो लगातार सेवा में बना रहे तो सेवा में रहने के कारण उसका जो कुल वेतन सेवानिवृत्ति की आयु तक बनेगा, उतनी बराबर रिश्वत कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए कहा जाता है कि रिश्वत भी लेगा तो सही काम करने की रिश्वत लेगा। ये दैनंदिन डेली रूटीन लाइफ का अनुभव है कि रिश्वत गलत काम करने की नहीं होती, क्योंकि गलत काम से तो वो स्रोत ही चला जाएगा जो काम करने की शक्ति आपको दे रहा है, यानी लोकपद। वो लोकपद ही तो है जो आपको काम करने की शक्ति दे रहा है, वो लोकपद ही नहीं रहेगा। रिश्वतें कहां से लोगे? रिश्वत सिर्फ इस बात की ली जाती है कि जो काम 5 दिन में होना है वो भी कर देंगे, नहीं होना है तब तो नहीं ही होगा। वो हिम्मती बहुत कम होते हैं जो न होने योग्य वो कर दें रिश्वत लेकर, और ऐसे हिम्मती फिर जेल जाते हैं और नौकरी ये भी खो बैठते हैं। ठीक है, रिश्वत एक कॉमन फीचर है भारतीय जीवन का। गाली सब दे रहे हैं लेकिन सब रिश्वत ही ले रहे हैं, और अगर ले नहीं रहे तो कम से कम दे तो जरूर रहे। ठीक है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो रिश्वत लेते नहीं हैं लेकिन रिश्वत देते बड़ी खुशी से।
क्योंकि उन्हें लाइनों में लगना यह पसंद नहीं है। तो लाइन में लगकर जो काम हो रहा है उसे वे रिश्वत देकर कराना पसंद करते हैं। आओ यद्यपि वे अपने ठीक है जीवन में रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी रिश्वत देते हैं। तो रिश्वत का लेना हो, रिश्वत का देना हो, ये कुछ भी हो, आदमी न होने योग्य काम का ठीक है कोई रिश्वत ये स्वीकार नहीं करता। सरकारी कर्मचारी है, अगर सरकार के प्राधिकार से कोई काम हो रहा तो करेगा तो सरकारी कर्मचारी। जैसे इंग्लैंड में भाई सम्राट थोड़ी करेगा काम, और माना क्या जाएगा सारे काम सम्राट ने किए, तो सम्राट थोड़ा ही कर रहा है। ऐसे ही है, काम सरकार ने किया यह माना जाएगा, लेकिन करेगा तो कोई सरकारी कर्मचारी। अब वो सरकारी कर्मचारी उससे गलती हो जाए बात अलग, वो बहुत हिम्मती हो, सरकारी नौकरी की कीमत पर आपसे रिश्वत लेकर गलत करे, ये एक अलग बात। लेकिन सामान्य तौर पर उसके द्वारा किया गया काम ये गलत नहीं होगा, और संभावना इसकी है कि वो रिश्वत लेकर या भूल से गलत कर सकता है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मानचित्र, चार्ट और रेखांक, इनमें अगर विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का कोई कथन हुआ है तो मानचित्र, चार्ट और रेखांक ये स्वयं सुसंगत तथ्य बन गए। अब मानचित्र, चार्ट और रेखांक स्वयं सुसंगत तथ्य बन गए तो धारा 3 के मुताबिक विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा। और इसीलिए आप कचहरी जाओगे तो अक्सर करके जब दीवानी दावे आएंगे तो अगर आप ये कह रहे हो कि हमारा खेत अमुक गांव में अमुक लोकेशन पर स्थित है जिसमें मिस्टर ए हस्तक्षेप कर रहे हैं और उस हस्तक्षेप का मिस्टर ए को कोई अधिकार नहीं है, तो आपका खेत अमुक गांव में अमुक लोकेशन पर है, इसे दिखाने के लिए चकबंदी में तैयार किए गए नक्शे की सर्टिफाइड कॉपी ये आप फाइल करते हैं, क्योंकि उस नक्शे का अस्तित्व तो स्वयं सुसंगत है, क्योंकि उस नक्शे में विवादित तथ्य का कथन हो रहा है, यह सुसंगत तथ्य का कथन हो रहा है। तो जब कभी, और वो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार से तैयार हुआ है, जब कभी ऐसे मानचित्र, चार्ट और रेखांक सरकार के प्राधिकार से न तैयार हो, आप जब कुछ भी मंडी में ला रहे हैं बेचने के लिए, तो आप बड़ा ध्यान रखते हैं कि इसमें गड़बड़ या कोई गलती ये ना हो जाए, कोई ये कह ना पाए कि इसमें गड़बड़ या गलती है, क्योंकि अगर किसी ने गड़बड़ या गलती निकाली तो विक्रय मूल्य या उसकी विक्रय की संभावनाएं ये स्वयं में कम हो जाएंगी। इसीलिए हर मानचित्र, चार्ट और रेखांक ठीक है उसका भौतिक अस्तित्व होगा, हर मानचित्र, चार्ट और रेखांक उसका भौतिक अस्तित्व होगा। तुम अभी किसी को समझा रहे दिल्ली में हमारा मकान कहां पर है, आपने एक मानचित्र ये बना दिया कि ये स्टेशन, इससे ऐसे उत्तर की ओर उतरना, ऐसे जाना, ऐसे, वो भी मानचित्र, चार्ट या रेखांक है, लेकिन वो आपके द्वारा तैयार है, न तो वो विक्रय के लिए साधारणता प्रस्थापित है, और न ही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इसके प्राधिकार के अधीन बनाया गया है, और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं। इसलिए आप लोगों को बचाने या लोगों को फंसाने में
रुचि रख सकते हैं और झूठे मानचित्र चार्ट या रेखांक ये बना सकते हैं। तो आपके द्वारा तैयार मानचित्र चार्ट या रेखांक भौतिक अस्तित्व रखने के कारण तथ्य होंगे, किंतु सुसंगत तथ्य नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई मानचित्र चार्ट या रेखांक ऐसा है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन तैयार हुआ या फिर विक्रय के लिए साधारणता प्रस्थापित हुआ, तो फिर उसके शुद्ध होने की गुंजाइश है, या यूं कहें उसके शुद्ध होने की गुंजाइश नहीं, उसके शुद्ध होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसकी, तो फिर ऐसी दशा में उस विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को दर्शित करने के लिए जिसका कथन उस मानचित्र चार्ट या रेखांक में हुआ है, इस मानचित्र चार्ट या रेखांक को ही न्यायालय के समक्ष क्यों न प्रस्तुत किया जाए। इसको प्रस्तुत न करने का कोई कारण नहीं। और इस मानचित्र चार्ट या रेखांक को प्रस्तुत तभी किया जा सकता है न्यायालय के समक्ष जब इसका अस्तित्व स्वयं सुसंगत तथ्य बन जाए। इसीलिए उसने लिखा कि जबकि इन दो विशेषताओं से युक्त मानचित्र चार्ट या रेखांक हैं, तो उन मानचित्र चार्ट या रेखांकों का अस्तित्व स्वयं सुसंगत तथ्य है और वो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के कथन स्वयं में समाहित करने के कारण विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को दर्शित करने के लिए न्यायालयों में स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 30 दो प्रकार के मानचित्र चार्ट और रेखांक के बारे में बात करता है, सिर्फ दो प्रकार के। उसके अलावा किसी मानचित्र चार्ट या रेखांक उसका अस्तित्व न तो सुसंगत तथ्य है और न ही उसमें विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य है। इसका कथन होने पर भी न्यायालय के समक्ष वो प्रस्तुत किए जा सकेंगे। हमारी ओर देखा करो अभिषेक, हमारी ओर देखा करो। जब तक हम बैठे हैं तब तक किताब देखने की जरूरत नहीं है। किताब और बेर घर पे देखने के लिए हैं। हम जब तक बैठे तब तक हमारी ओर देखिए, ठीक है। तो मानचित्र चार्ट या रेखांक। अब अगला सेक्शन 31 जो आपका पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 37 क्या कहता है, किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। न्यायालयों के समक्ष अक्सर ये विवाद आते रहते हैं कि किसी लोक प्रकृति के तथ्य का अस्तित्व है या नहीं। हमने पहले भी उदाहरण दिया, आप कहते हैं यहां होली जलती है, वो कहते हैं होली नहीं जलती। होली का जलना एक लोक प्रकृति का तथ्य है, क्योंकि लोक इसकी डेफिनेशन क्या है, जनता या जनता का कोई वर्ग ये लोक का गठन करता है, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक कहा जाता है, ठीक है। जनता या जनता का कोई वर्ग, लोक की परिभाषा करते हुए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको पूछा जाए व्हाट मे बी द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक, तो आप इसके सिवा कोई कुछ नहीं कह सकते कि अ सेक्शन ऑफ पब्लिक और पब्लिक इन जनरल, जनता या जनता का कोई वर्ग। क्योंकि इससे ज्यादा आपने कुछ कहा तो फिर अगला सवाल यह आएगा, ठीक है, व्हाट आर द नंबर विच आर essential to constitute, ठीक है, द टर्म पब्लिक। कितने लोग चाहिए ये तो बताइए, 100, 200, 10, 20, कितने लोगों से लोग इसका गठन, ये पब्लिक इस टर्म का गठन ये हो जाएगा, अर्थात कितने लोगों के लिए इस शब्द का उपयोग ये किया जाएगा, ये अगला सवाल पैदा हो जाएगा। और कानून इतना शुद्ध होता है उसमें अनिश्चित कुछ भी नहीं होता।
इसलिए लोक शब्द के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, जनता या जनता का कोई वर्ग। जनता के वर्ग डॉक्टर हैं, वकील हैं, एक मोहल्ले में रहने वाले, ये भी जनता के वर्ग है। जनता का वर्ग एक ऐसा शब्द है जो लोगों के किसी भी वर्ग जिसकी अपनी एक विशेष पहचान है, वह पहचान पेशे पर आधारित है, वह पहचान एक स्थानीय क्षेत्र के निवासी के नाते से है, वह पहचान किस आधार पर है, आधार की बात अलग है। लेकिन पहचान अगर हो सकती है कुछ लोगों की, तो वे लोग मिलकर एक वर्ग का गठन ये कर देते हैं, और चूंकि वो लोगों का एक वर्ग होता है इसलिए उसे पब्लिक कहा जाएगा। जनता या जनता का कोई वर्ग, जनता का कोई वर्ग मीनिंग देयर बाय जिनकी कोई विशेष पहचान है, वे जिस तथ्य में रुचि रखते हैं, वह रुचि कैसी है, वह तथ्य कैसा है, लोक प्रकृति का तथ्य है, उसका नेचर कैसा है, पब्लिक नेचर है, व्यक्ति नहीं, लोग ये इंटरेस्टेड है जिसमें होली के जलने में लोग इंटरेस्टेड है। अमुक मार्ग लोक मार्ग है या नहीं, अगर लोक मार्ग नहीं है और आप उससे निकले तो अतिचार के दोषी ये भी हो सकते हैं। अतिचार यानी ट्रेसपास हो सकता है सिविल हो सकता है क्रिमिनल हो। अगर सिविल है तो भी ये ट्रॉट है, इसके लिए आप प्रतिकर के दायी हैं। अगर ये ट्रेसपास उन परिस्थितियों में किया गया जिन्हें आईपीसी दांडिक बनाती है तो क्रिमिनल ट्रेसपास है, और क्रिमिनल ट्रेसपास मैक्सिमम होगा, सिविल ट्रेसपास मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम में मिनिमम शामिल है, 100 में 1 तो शामिल है, 1 में 100 शामिल नहीं है। 100 अगर हैं तो 1 से ही तो आगे बढ़ेगा मसला, तो 100 में तो 1 होता है, 1 में 100 नहीं होता। इसलिए क्रिमिनल ट्रेसपास में ट्रेसपास है, लेकिन ट्रेसपास में क्रिमिनल ट्रेसपास हो जरूरी नहीं। तो अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है तो आप सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ दोनों में दायी हो सकता है। यानी दायित्व का सवाल ये तो पैदा हो जाएगा, और दायित्व का प्रश्न निर्णित हो, इसके लिए जरूरी क्या होगा, लोक प्रकृति के तथ्य का निर्धारण है कि अमुक मार्ग लोक मार्ग है या प्राइवेट मार्ग है। अगर प्राइवेट मार्ग है तो आप अतिचार के दोषी हैं, और अतिचार अंग्रेजी में ट्रेसपास, और अगर वो पब्लिक मार्ग है तो आप ट्रेसपास के दोषी नहीं हैं। एक और स्थिति हो सकती है, वो प्राइवेट मार्ग है किंतु आपने चिरभोगाधिकार के रूप में मार्गाधिकार ये उस पर प्राप्त कर लिया है, ठीक है, इंडियन ईजमेंट एक्ट की धारा 15 के मुताबिक, अब भी आप दोषी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर लोक प्रकृति के तथ्यों के बारे में न्यायालय को राय ये बनानी हो सकती है। अब देखिए, जो लोक प्रकृति का तथ्य है वो वर्षों से युगों से लोक प्रकृति का ही रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि लोक प्रकृति का तथ्य अभी 2, 4, 5 साल से शुरू हो गया हो। उस तथ्य को अगर होली जल रही है तो टाइम इमेमोरियल, हमारे घर के बाहर होली जलती है, हमने यहां होली जलती ही देखी है, क्योंकि ये मोहल्ला जब बसा तब यहां होली रखी गई, ठीक है। तो एक लोक प्रकृति के तथ्य ने जन्म ले लिया, तो लोक प्रकृति के तथ्य सामान्यतः लंबे समय से चले आ रहे हैं, और जब लोक प्रकृति के तथ्य लंबे समय से चले आ रहे हैं तो स्थिति क्या बनेगी कि उस लोक प्रकृति के तथ्य का जिक्र आपको कानूनों में मिलेगा, समकालीन कानूनों में मिलेगा, समकालीन प्रशासकीय आदेशों में मिलेगा, समकालीन शासकीय राजपत्रों में मिलेगा। आप चले जाइए सदर थाना, वहां इंस्पेक्टर के रूम में बैठिएगा, सामने एक चार्ट लगा होगा, उस चार्ट पे लिखा है
कि लाट साहब के जुलूस का मार्ग, लाट साहब के जुलूस का मार्ग। अब लाट साहब का जुलूस इसके मतलब लंबे समय से निकल रहा है, ठीक है, इससे यह बात साबित हो रही है। तो लोक प्रकृति का अगर तथ्य है तो अच्छा, फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑर्डर्स आ रहे होंगे होली के समय में कि लाट साहब के जुलूस पर ड्रोन से निगरानी होगी, पुलिस ये काम करेगी शांति बनाए रखने के लिए, ये काम किसी को नहीं करने दिए जाएंगे, ठीक है। बीसों तरीके के आदेश सावन में आएंगे कि कांवड़िए इस मार्ग से निकलते हैं, यहां पर ये चीजें होंगी। यानी आपको कानूनों में, प्रशासकीय आदेशों में, गजट में, सरकारी गजट में लोक प्रकृति के तथ्यों का जिक्र ये मिल सकता है। और सरकारी गजट, ये सरकारी आदेश या कानून ये शुद्ध हैं, इसकी तो 99% गारंटी है, इसकी तो लगभग गारंटी है, क्योंकि शासन के आदेश कोई फर्जी बना नहीं लेगा। तो अगर इतना बेस्ट एविडेंस हमें लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में मिल सकता है, और जबकि हमें उस लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में राय ये बनानी है, तो इतना बेस्ट एविडेंस अगर हमें मिल सकता है तो उसे सुसंगत क्यों ना घोषित किया जाए। इसीलिए पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पिछले जो अभी भी लागू है, अभी तो वही है, लेकिन चूंकि 1 जुलाई को यह आ जाएगा इसलिए इसकी चर्चा करेंगे। उसमें 37, इसमें 31 यह कहता है कि किन्हीं जगहों पर, सारी जगह पर नहीं, किन्हीं जगहों पर अगर लोक प्रकृति के तथ्यों के बारे में न्यायालय को राय बनानी है और कुछ अधिनियमों में, कुछ प्रशासकीय आदेशों में, कुछ शासकीय राजपत्रों में उस लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कोई अंकन ये मिल जाता है, तो उस सरकारी पेपर को, उस शासकीय राजपत्र को न्यायालय में उस लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व को, ठीक है, उस लोक प्रकृति का जो वो तथ्य है उसके अस्तित्व को दर्शित करने के लिए उसका साक्ष्य ये दिया जा सकता है। ये आपका सेक्शन 31 ये कह रहा है। अब अधिनियम कहां कहां के, उसने कहा सबसे पहले, अब देखिए, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का शासन रहा, तो अंग्रेजों ने जो अधिनियम बनाए वे भी लोक प्रकृति के तथ्यों को अपने में समाहित ये कर सकते हैं, ठीक है। लंदन गजट जो प्रकाशित हो रहा था उस समय, तो लंदन गजट में भी हिंदुस्तान के लोक प्रकृति के तथ्यों के बारे में एंट्रीज हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भारत सरकार थी उसका संचालन वहीं से होना था, तो लंदन गजट में भी मिल सकता है, ठीक है। हिज मजेस्टी, सम्राट को क्या बोलते हैं? मजेस्टी, हिज मजेस्टी, ठीक है। हिज में, अब तो इस समय तो फिर सम्राट हो गए, इससे पहले रानी थी इंग्लैंड की, उससे पहले फिर राजा थे। तो हिज मजेस्टी, इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश रहे, आज भी हैं उनके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे उनके उपनिवेश हैं, वहां के राजा आज भी इंग्लैंड के सम्राट हैं। तो हिज मजेस्टी का जो उपनिवेश है, उनके जो डोमिनियन ये थे, या उनका जो कब्जाधीन क्षेत्र था, इंग्लैंड का कब्जा सीरिया में भी रहा, इंग्लैंड का कब्जा तुर्की में रहा, ठीक है। उनके जो कब्जाधीन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का मुद्रित यानी प्रिंटेड, हाथ से लिखा हुआ नहीं, प्रिंटेड, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ उसमें फर्जी एंट्री होने की गुंजाइश रहेगी। न्यायालय को राय बनानी है कि कोई लोक प्रकृति का तथ्य अस्तित्व में है या नहीं, तो क्या क्या चीजें सेक्शन 37 अलाउड कर रहा है। सेक्शन 37 मीनिंग कर रहा है नए साक्ष्य अधिनियम का 31
ये क्या क्या अलाउड कर रहा है साक्ष्य में देने के प्रयोजन से, तो कहता है कि अगर उस लोक प्रकृति के तथ्य का जिक्र ये किसी अधिनियम में हुआ है, ठीक है, ये कहता है जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, तब केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम, ठीक है, किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम में यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्य होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल प्रारूप में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है, इसे बदला है सेक्शन, ठीक है। बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन लंदन गजट और वो सारी चीजें उन्होंने हटा दी, हिज मैजेस्टी के कब्जाधीन क्षेत्र वो सारी चीजें हटा दी, थोड़ा इसको चेंज किया है, तो बाकी बात ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में राय बनानी है, तो अगर उस लोक प्रकृति के तथ्य का जिक्र केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्य होने वाले किसी मुद्रित पत्र, यानी शासकीय राजपत्र क्या होता है? शासकीय राजपत्र में सरकार अपने द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को प्रकाशित करती है, और शासकीय राजपत्र में किसी अधिसूचना का प्रकाशन यह मान लिया जाता है कि उस सूचना का पब्लिक नोटिस, उस सूचना की लोक सूचना देने के लिए पर्याप्त है, यह माना जाता है। सरकार विभिन्न सूचनाओं को उनका इतने पद विज्ञापित हुए शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। प्रकाशन इस शब्द को हम लोगों ने मानहानि जब पढ़ी थी तब पढ़ा था, और प्रकाशन का एक ही अर्थ लिया था। हमने उस समय भी कहा था कि प्रकाशन अलग बात है, प्रकाशन के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? पब्लिकेशन। और मुद्रण ये अलग बात है, मुद्रण के लिए जो शब्द आता है वो आता है प्रिंटेड, ठीक है ना, मुद्रित ये प्रिंटेड है, और प्रकाशन ये पब्लिकेशन है। दोनों क्रियाएं हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, और एक्सीडेंटली हम लोग मुद्रण को, ठीक है, सिर्फ मुद्रण को प्रकाशन मानते हैं, और इसलिए जिंदगी भर भ्रम में पड़े रहते हैं। मुद्रण प्रकाशन का एक तरीका है, प्रकाशन मुद्रण के अलावा भी हो सकता है। मुद्रण के द्वारा ही प्रकाशन हो कतई जरूरी नहीं। प्रकाशन का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि वह सबस्टेंस, वह मैटर जिसे आप प्रकाशित कर रहे हैं वो दूसरों की जानकारी में आ जाए। दूसरों को की जानकारी में लाने का तरीका ये प्रिंटिंग भी है, और इसके अलावा बता देना ये भी है, या किसी जो मैटर है, कोई जो, ठीक है, चीज है, उसको इस प्रकार रख देना भी है, या उसे इस प्रकार संचालित कर देना भी है कि वो दूसरों की जानकारी में अपने आप आ जाए। ये भी हो सकता है, ये भी प्रकाशन के तरीके। आपने पंपलेट छपाया, पोस्टर छपाया, लगा दिया, दूसरों की जानकारी में तो आ ही जाएगा। Then it will be said that you have published that matter, ठीक है। मुद्रण, प्रिंटिंग, किसी भी, ठीक है, विषय वस्तु की ये एक स्थायी तरीका है प्रकाशन का, और चूंकि स्थायी है इसका प्रभाव लंबे समय है।
इसलिए तरीका ज्यादा लोकप्रिय रहता है, लोग इस तरीके को ज्यादा अपनाते हैं। तो खाली मुद्रण यही तरीका नहीं है। तो शासकीय राजपत्र, इसमें किसी अधिसूचना को केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार ने मुद्रित किया है, लिखा नहीं है, मुद्रित किया है, और उस सूचना में किसी लोक प्रकृति के तथ्य का जिक्र है। तो उस शासकीय राजपत्र को उस लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व को दर्शित करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, तब किसी केंद्रीय सरकार, राज्य अधिनियम या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल प्रारूप में अंतर्विष्ट परिवर्तन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है। यानी सरकार की ओर से कोई डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, शासकीय राजपत्र जारी हुआ, और डिजिटल फॉर्म में जो शासकीय राजपत्र जारी हुआ उसमें उस लोक प्रकृति के तथ्य का वर्णन मिल रहा है। ठीक है, तो वो डिजिटल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शासकीय राजपत्र रखा गया उसमें लोक प्रकृति के तथ्य का जिक्र ये मिलने पर उसे भी लोक प्रकृति के तथ्य के सबूत के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये शासकीय राजपत्र, ये केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम, ये स्वयं सुसंगत तथ्य हो जाएंगे, क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट भी तो होंगे, तो ये तथ्य होंगे, ये सुसंगत तथ्य होंगे, इन्हें न्यायालय में दिया जा सकेगा। अब न्यायालय को कानून के विषय पर राय बनानी है। आप कहते हैं ये है कानून, हम कहते हैं कानून ये है। ठीक है, हम कहते हैं कि 324 में इतनी सजा, और आप कहते हैं इतनी सजा, या आप कहते हैं कि सेक्शन 324 आईपीसी इन स्थितियों में अट्रैक्ट होगा, और हम कहते हैं कि सेक्शन 324 इन स्थितियों में अट्रैक्ट होगा। जो सेक्शन 324 है जो वर्तमान आईपीसी का, वो क्या कहता है कि असम के, वेधन के, काटने के किसी उपकरण के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा या किसी अम्ल यानी एसिड से या संक्षारक पदार्थ यानी बेस से, ठीक है, आप किसी को उपहति कारित करते हैं यानी हर्ट कारित करते हैं। उपहति की अंग्रेजी हर्ट है, और हर्ट कहते किसको, जब किसी को आप क्या कारित करते हैं, शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य। अंग शैथिल्य किस स्थिति को कहा जाता है, जब आपने जैसे कोई नींद की गोली खा ली, आप खुद कहते हैं शरीर बड़ा ढीला ढीला लग रहा है, तो ये जो शरीर ढीला ढीला है ये नींद की अवस्था हो सकती है, किसी दवाई का प्रभाव हो सकता है। तो अगर किसी दवा के प्रभाव से या किसी सबस्टेंस उसे आपको देकर आपके शरीर को ढीला कर दिया गया है, तो आप में अंग शैथिल्य उस व्यक्ति ने कारित कर दिया, ये माना जाएगा। तो रोग, पीड़ा, पीड़ा मानसिक भी होती है, लेकिन मानसिक पीड़ा को हर्ट नहीं कहते, वो क्षति है, इंजरी तो हो सकती है, क्योंकि आईपीसी में सेक्शन 44 क्षति को परिभाषित करता है। हर्ट के लिए कहता है शारीरिक पीड़ा, पीड़ा स्पेसिफाई करता है वो कि पीड़ा कैसी होनी चाहिए, शारीरिक, कहता है शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य, ये जब आप किसी को कारित करते हैं तो आप उसे उपहति या अंग्रेजी में हर्ट ये कारित करते हैं। और जब ये हर्ट 8 प्रकार की हो जाए, जो 8 डिस्क्रिप्शन उन्होंने आईपीसी में दिए हैं, उन 8 डिस्क्रिप्शंस में किसी एक में आ जाए,
तो ये हर्ट ग्रीवियस हर्ट ये बन जाती है। ठीक है, तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ये देखे थे हम लोगों ने। तो क्या कहता है 324 कि 324 में आने वाला अपराध ये किस क्षण बनता है? उन्होंने कहा कि जब आप असन के, वेधन के, काटने के, असन माने हमला करना, जो मारे जाते हैं ऐसी चीजें, वेधन जिनमें नोक होती है, जिससे पंचर्ड वुंड आता है, यानी जैसे पेचकस किसी के मार दे तो पंचर्ड वुंड आएगा, वो वेधन का उपकरण है। ठीक है, असन के, वेधन के, काटने के जो उपकरण है उनके माध्यम से, या एसिड या बेस इससे, या किसी जीव जंतु इसके माध्यम से आप किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग क्षय ये कारित करें, या फिर किसी ऐसे आक्रामक आयुध से जिसे यदि आक्रामक आयुध के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु होना यह संभव है, और उससे आदमी को आप चोट पहुंचाएं चोट पहुंचाए मीनिंग भाई शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य ये कारित करें, तो आप सेक्शन 324 आईपीसी के दोषी हैं, ये कहता है। अब उसने कहा आक्रामक आयुध के तौर पर इस्तेमाल करें। हमारे आपके बीच विवाद है, यानी अगर आक्रामक आयुध के तौर पर इस्तेमाल करने पर व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य है तो 324 है, और अगर आक्रामक आयुध के तौर पर इस्तेमाल करने पर व्यक्ति की मृत्यु संभव नहीं है तो भले ही हर्ट आक्रामक आयुध से पहुंचाई गई है, इसके बाद भी 323 है, क्योंकि फिर 324 थोड़ा है। 324 के लिए तो जो आवश्यक है वो क्या है? या तो जीव जंतु इसके माध्यम से पहुंचाइए, या असन के, वेधन के, काटने के, या अम्ल या संक्षारक पदार्थ इसके माध्यम से पहुंचाइए। और अगर आक्रामक आयुध से पहुंचा रहे हैं तो आक्रामक आयुध ऐसा होना चाहिए कि उससे, उसके इस्तेमाल से व्यक्ति की मृत्यु यह संभाव्य हो। अगर वो आक्रामक आयुध के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है किंतु उससे व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते चोट पहुंचाने के बावजूद, तो फिर 324 थोड़ा ही 323 है। जैसे वो जो संटी होती है जिसे टीचर लोग पहले इस्तेमाल करते थे, वो कितनी भी मार दी जाए आपके प्राण नहीं जाएंगे। तो अगर वो अथॉरिटी मार रही, मतलब टीचर मार रहा, तब तो अपराध ही नहीं है, क्योंकि अपराध के लिए जरूरी क्या है? मेंसरिया, चोट पहुंचाने का आशय यह होना चाहिए। टीचर चोट पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा, उसका आशय सुधार है, तो उसमें मेंसरिया नहीं, इसलिए मारने के बावजूद वो दोषी नहीं। भाई मेंसरिया तो होना चाहिए चोट पहुंचाने के आशय से, शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य ये कारित करने के लिए, मीनिंग देयर भाई इसे कारित करने को छोड़कर अन्य कोई आशय, अन्य कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। तब उपहति ये है, वो शारीरिक पीड़ा दे रहा है टीचर, लेकिन मुख्य उद्देश्य शारीरिक पीड़ा नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य सुधार, आनुषंगिक उद्देश्य शारीरिक पीड़ा, क्योंकि सुधार शारीरिक पीड़ा से आएगा इसलिए दे रहा है। और अगर मुख्य उद्देश्य शारीरिक पीड़ा हो तो फिर सुधार आ भी जाए फिर भी शारीरिक पीड़ा देगा, और तब मेंसरिया होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज कानून में इस पर विचार जरूर करें, वो क्यों है, जो कुछ है वो क्यों है। एक कानून जानने वाले की दृष्टि यहीं पर होती है कि जो कुछ है वो क्यों है, जो है उससे कोई मतलब नहीं। तो अब सवाल ये उठा कि अगर वो संटी से मारा गया है तो आक्रामक आयुध इस्तेमाल हुआ है, लेकिन
ये मसला 323 का है, फिर ये 324 का नहीं है, क्योंकि उससे प्राण नहीं जा सकते। लेकिन डंडा ये इस्तेमाल हुआ है। अब डंडे से प्राण लिए भी जा सकते हैं और डंडे से प्राण नहीं भी जाएंगे, दोनों बातें। लाठी बात अलग हो गई, डंडा शब्द मैंने कहा है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन डंडा एंड लाठी। तो सवाल यह है, डंडे से मारा गया है। अब देखिए 323 है तो सजा 1 साल, 324 से सजा 3 साल, 2 साल जेल में। बड़ा आसान नहीं है। आपको 1 घंटे कमरे में आपकी इच्छा के विरुद्ध बंद किया जाए, ऊब होने लगती है, ऐसा लगता है मानो सांस नहीं आ रही। तो 2 साल के दायित्व की वृद्धि यह आसान नहीं है, ठीक है। जरा सी बात पर बदल जाएगा मसला। अब हम में आप में इख्तलाफ है। हम कहते हैं कि डंडा ऐसा आक्रामक आयुध है जिसे यदि आक्रामक आयुध के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो प्राण जाने संभाव्य है। और इन्होंने, ठीक है, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया, इसलिए 324 के दोषी है। और आप कहते हैं कि डंडा ऐसा आयुध ही नहीं है, इसलिए अधिकतम मामला 323 का है, ठीक है ना। तो विधि प्रश्न पर राय न्यायालय को बनानी है, न्यायालय को विधि प्रश्न पर राय बनानी है, या न्यायालय को कानून क्या है इस पर राय यह भी बनानी हो सकती है। किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ इस पर राय बनानी हो सकती है, और स्वयं कानून क्या है इस विषय पर राय बनानी हो सकती है, ठीक है। तो जब, अब देखिए ये क्या हुआ, विवादित तथ्य हो गया। आप कहते हैं आक्रामक है, हम कहते नहीं। एक पक्ष प्रख्यात करता है, दूसरा प्रत्याख्यात करता है, और इस पर दायित्व का विस्तार होगा, ठीक है ना। तो ये फैक्ट इन डिस्प्यूट की डेफिनेशन में आ गया। न्यायालय को राय बनानी है, ठीक है, विधि के प्रश्न पर, या विधि क्या है इस पर। तो न्यायालय के समक्ष विधि प्रश्न या विधि के, ठीक है, प्रश्न को समाधान करने के लिए क्या क्या चीजें प्रस्तुत की जा सकती हैं, कहां कहां से वो समाधान ले सकता है, इसके संबंध में सेक्शन 32 और पुराने में 38 ये उपबंध कर रहा है। कहता है जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, ठीक है, इसका मतलब अपने यहां, अपने भारत के, ठीक है, कानून क्या है इस पर राय नहीं बनानी है, क्योंकि भारत के बारे में कानून क्या है ये हम लोग देखेंगे। जुडिशियल नोटिस जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 56 थी, अब धारा 51 है नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। उसमें उन्होंने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रचलित जितने भी कानून हैं सबके सब न्यायालय को पता है, ये मानकर चला जाएगा, यानी जुडिशियल नोटिस होगा। लेकिन न्यायालय के समक्ष ऐसे विवाद भी आ सकते हैं जिसमें उसे हमने उदाहरण आईपीसी का दे दिया, उदाहरण आईपीसी का दे दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यायालय के समक्ष ऐसे विवाद हो सकते हैं जिनमें उसे विदेशी विधि के बारे में यह राय बनानी हो। आपको लीजिए दूसरा उदाहरण देते हैं। आपको जो मालूम है कि अगर कोई हिंदू जो ऐसे राज्य क्षेत्रों का अधिवासी है जिन पर हिंदू लॉ लागू है, कोई हिंदू जो ऐसे राज्य क्षेत्रों का अधिवासी है, अधिवासी मीनिंग देयर भाई यहां रहता है और यहीं रहने की उसकी इच्छा भी है। हमने कहा था अधिवास और निवास ये अलग अलग बातें होती हैं। आपका निवास कहीं हो सकता है, आपका रेजिडेंस ये कहीं हो सकता है, और आप अधिवासी कहीं के हो सकते हैं।
आप डोमिसाइल ये कहीं के हो सकते हैं और आप रेजिडेंट कहीं के हो सकते हैं। आप पढ़ने दिल्ली चले गए तो आप रेजिडेंट कहां के हैं? दिल्ली के। लेकिन आप डोमिसाइल कहां के हैं? शाहजहांपुर के। क्योंकि दिल्ली में रहने की इच्छा नहीं है, वहां रहने का तथ्य तो है, लेकिन उस रहने में एनिमस यानी इच्छा ये नहीं है। शाहजहांपुर में रहे, ठीक है, रहने का तथ्य तो नहीं है भौतिक तौर पर इस समय, लेकिन लौट कर चूंकि यहीं आना है इसलिए स्थायी तौर पर यहीं रहने की इच्छा है। तो आपसे क्या मांगते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र नहीं, अधिवास प्रमाण पत्र आपसे और दो बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। निवास प्रमाण पत्र अलग बनता है, अधिवास प्रमाण पत्र ये अलग बनता है। आप हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश में हिंदू लॉ लागू हो रहा, तो आप ऐसे राज्य क्षेत्र के अधिवासी हैं जिस पर हिंदू लॉ लागू है और आप अमेरिका चले गए तो भी हिंदू लॉ आप पर लागू होता रहेगा। हिंदू लॉ जिन विषयों को लागू है उन विषयों पर आप भारत के हिंदू लॉ से ही शासित होंगे। भले ही अमेरिका में जो अमेरिका के रेजिडेंट हिंदू हैं, अमेरिका के भी रेजिडेंट, ऋषि सुनक के समय प्राइम मिनिस्टर है हिंदू है, तो वो ब्रिटेन के रेजिडेंट हैं। तो भले ही अमेरिका ने अपने यहां आदिवासी हिंदुओं के लिए अलग हिंदू लॉ बना रखा हो, ये हो सकता है, लेकिन आप चूंकि ऐसे राज्य क्षेत्रों के अधिवासी हैं जहां पर भारत का हिंदू लॉ लागू हो रहा है, तो आप पर हमेशा वही हिंदू लॉ लागू होगा जो हिंदुस्तान में प्रचलित है। लेकिन टीपीए के बारे में यह बात नहीं है, टीपीए के बारे में यह बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अमेरिका में कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो वह संपत्ति का अर्जन अमेरिका की विधि के मुताबिक ही हुआ माना जाएगा, ठीक है। अब आप अमेरिका चले गए, ठीक है, नौकरी करने के लिए गए, लौट आएंगे यही, यानी आप ऐसे राज्य क्षेत्रों के अधिवासी हैं जहां पर हिंदू लॉ लागू है, ठीक है, भारत का। अब आप अमेरिका में हैं, आपने वहां संपत्ति का अर्जन किया, अब आप अमर होके तो आए नहीं, ठीक है। आपके बाद आपका उत्तराधिकार, इससे लेकर विवाद हो गया, ठीक है। उत्तराधिकार सहदायकी की संपत्ति हो अलग चलेगा, स्वर्जित हो अलग चलेगा। अब यह साबित होना है वो स्वर्जित है या नहीं आपकी। अर्जन वहां की सांपत्तिक विधि के मुताबिक होगा, वो टीपीए के मुताबिक नहीं होगा। भाई अर्जन तो अमेरिका में हुआ ना, तो वो संपत्ति आपकी स्वर्जित है या नहीं, उसका ठीक प्रकार अर्जन हुआ या नहीं, ये तो अमेरिका की जो सांपत्तिक विधि है उसके मुताबिक, वो किसको जाएगी ये यहां के हिंदू लॉ के मुताबिक। तो अगर यहां सवाल आ गया आपके उत्तराधिकारियों में, तो न्यायालय को विदेशी विधि पर अपनी राय बनानी होगी। अमेरिका की सांपत्तिक विधि क्या है, इस विषय पर न्यायालय को अपनी राय निर्मित करनी होगी। जुडिशियल नोटिस वह हिंदुस्तान के कानूनों का लेगा, ठीक है, अमेरिका के कानूनों का जुडिशियल नोटिस ये तो नहीं होगा। अब जब अमेरिका के कानूनों का जुडिशियल नोटिस नहीं होगा तो न्यायालय को अमेरिका की सांपत्तिक विधि के प्रश्न पर अपनी राय ये बनानी होगी। अब क्या होगा, अब सेक्शन 32 की उपयोगिता ये आएगी। तो अमेरिका की जो विधि संपत्ति की है वह वहां विधि पुस्तकों में प्रकाशित भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो विधि पुस्तक में प्रकाशित विधि है। विधि तो वो है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसका प्रकाशन विधि पुस्तक में हुआ है। अच्छा, विधि की व्याख्या, विधि क्या है यह भी प्रश्न हो सकता है न्यायालय के समक्ष।
और विधि पर आधारित प्रश्न ये क्या है, ये भी वैसे ही जैसे 324 डंडा आक्रामक आयुध है या नहीं, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा होगा। ऐसे किसी विधि प्रश्न को सुलझाने के लिए न्यायालय को राय इसकी जरूरत हो सकती, तो उस विधि प्रश्न के संबंध में वहां के न्यायालयों ने कुछ निर्णय दिए होंगे और वो निर्णयों को प्रकाशित करने वाली पुस्तकों में प्रकाशित हुए होंगे, जैसे हमारे यहां AIR या CC इनमें प्रकाशित होते हैं। कानून क्या है ये भी वहां सरकार के प्राधिकार से जो विधि पुस्तकें छपी होंगी उनमें लिखा होगा। ठीक है, अब क्योंकि विदेशी विधि के प्रश्न पर राय बनानी है, हमारे यहां तो ये आलिया का बेयर, कोई बेयर काम दे दो न्यायालय को, वो मान लेते हैं। लेकिन अगर विदेशी विधि के प्रश्न पर राय बनानी है तो आपको कौन सी पुस्तकें देनी है, इसका जिक्र सेक्शन 32 कर रहा है। देखिए, कहता है जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, ठीक है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो किसी ऐसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित, ये हुई है, ठीक है। और मुद्रित या प्रकाशित के अंतर्गत क्या क्या मान लिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल प्रारूप और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य है। यानी सरकार के प्राधिकार से कोई डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई पुस्तक कानून की ये तैयार की गई तो वो भी दी जा सकती, ठीक है। और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट, ऐसे देश के न्यायालयों के, जैसे हमारे यहाँ AIR है, CC है, ठीक है, कोई रिपोर्ट जो ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट तात्पर्य होने वाली किसी पुस्तक जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल प्रारूप में अंतर्विष्ट है, सुसंगत है, ठीक है। तो अगर किसी देश की विधि के बारे में या विधि प्रश्न के बारे में कोई राय बनानी है तो उस देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन जो विधि पुस्तकें प्रकाशित हुई है या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में रखी गई पुस्तकें सरकार के प्राधिकार के अधीन, किसी प्रकाशक के प्राधिकार के अधीन नहीं कि नेक्सस और फलाना और डिमाका, वो प्रस्तुत की जाएगी। या किसी विधि प्रश्न पर कोई राय बनानी है तो वहां के न्यायालयों के निर्णय जिन पुस्तकों में प्रकाशित होते हैं, ऐसी कोई पुस्तक जो न्यायालयों के निर्णय की पुस्तक प्रतीत हो रही है, वो प्रिंटेड फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है, उसे प्रस्तुत किया जा सकेगा और न्यायालय उस पर अपनी राय कायम कर सकेगा। आज बात यहीं रोकेंगे और कल हम लोग न्यायालयों के निर्णयों की सुसंगति, एक सेक्शन बीच में और है उस पर बात करेंगे। और न्यायालयों के निर्णयों की सुसंगति इंपॉर्टेंट भी खूब है और कठिन भी थोड़ी सी है, थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा नहीं। कल देखेंगे बात।